गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशीष कुमार चौहान आपके सामने फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे और अच्छे से इसको याद करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से माइंड फ्रेश करके बैठिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रजनन तंत्र, और इसमें से एक दो क्वेश्चन आपके पीएटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमको अच्छे से इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहेंगे, तो जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, वो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है, बनता है। ठीक है, और उसी प्रोसेस को अपन बोल सकते हैं प्रजनन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रजनन तंत्र किसे कहेंगे, तो जनन, ठीक है, जीवधारियों की वह कला जिसके द्वारा वह अपने ही जैसे क्या करते हैं, जीव उत्पन्न कर सके, वह क्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन। ठीक है, तो उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, एक मादा और एक नर। ठीक है, मादा का अंडाशय से जो अंडाणु निकलता है, और नर के विसरण से, ठीक है, क्या निकलता है, शुक्राणु। दोनों के मिलन से क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है, और जायगोट फिर आगे चलकर क्या बनता है, एक नए संतान के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब उस प्रोसेस में जितना भी अंग, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, उन सभी को एक साथ अपन बोल देते हैं प्रजनन तंत्र। ठीक है, रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहेंगे। ठीक है, तो देखो मेल और फीमेल में क्या होता है, अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, अलग अलग अंग जो होते हैं वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में अपन को पढ़ना है। दो पार्ट्स में अपन डिवाइड करके पढ़ेंगे, पहला मेल, सेकंड फीमेल। ठीक है, दोनों अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर बात करें सबसे ज़्यादा रोल किसका है, तो वहाँ पे फीमेल का है। ठीक है, क्योंकि मादा जननंग में बहुत ज़्यादा क्रियाएँ होती है, जिसमें बोल सकते हो कि अगर कोई नया संतान बन रहा है तो उसमें सबसे बड़ा रोल अगर बोलें तो है मादा जननंग का। ठीक है, तो अपन एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं नर जनन तंत्र। ठीक है, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो नर जनन तंत्र को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको दो भागों में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, पहला है मुख्य जनन तंत्र और दूसरा है सहायक जनन तंत्र। ठीक है, पहला है मुख्य जनन तंत्र और दूसरा है सहायक जनन तंत्र या फिर जनन अंग। ठीक है, जिसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे, और दूसरा है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आएगा वृषण कोष, जिसको अंडकोष बोलते हैं, इंग्लिश में बात करें तो अपन स्क्रोटम बोलेंगे, और दूसरा है आपका टेस्टिस, जिसे अपन वृषण कहते हैं। यही मुख्य अंग है, इसी के द्वारा सारा काम होगा। बाकी ये सहायक अंग है, जिसके द्वारा ये इसमें जो कार्य होगा वो पूरा किया जाएगा इसके द्वारा। और मेन किसका भूमिका है, मेन किसकी भूमिका है, तो आपको याद रखना है अंडाशय, मतलब अंडकोश और टेस्टिस का। ठीक है, मेनली टेस्टिस का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं प्राथमिक या मुख्य अंग में पहला है अंडकोश स्क्रोटम, दूसरा है टेस्टिस। एसेसरी ऑर्गन्स में देखें तो क्या क्या है, एपिडाइडिमिस, मैं इंग्लिश में ही नाम लूँगा। ठीक है, इंग्लिश में नाम याद करिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। वास डिफरेंस, थर्ड है आपका सेमाइनल वेसिकल्स। ठीक है, तीसरा है, चौथा है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, और पांचवा है आपका काउपर्स ग्लैंड, छठवा है आपका यूरेथ्रा, और सातवां है आपका पेनिस। ठीक है, तो ये सब में अपन को काम करना है, पढ़ाई करना है, अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़ते जाना है। ठीक है, नर जनन तंत्र उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीके से आपको डील करूँगा, समझाऊँगा। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। ये है आपका नर जनन तंत्र का डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर में कि कौन कौन चीज़ें अपने को पढ़ना है। ठीक है, मुख्य रूप से टेस्टिस को देखना है, स्क्रोटम को देखना है, एपिडाइडिमिस को देखना है। ठीक है, इधर आपका काउपर्स ग्लैंड के दो, मतलब काउपर्स ग्लैंड को देखना है, प्रोस्टेट ग्लैंड को देखना है, आपका यूरेथ्रा को देखना है, वास डिफरेंस को देखना है, पेनिस के बारे में पढ़ना है, और सेमाइनल वेसिकल्स। ठीक है, ये
7-8 चीज़ें हैं जिसके बारे में अपन को जानना है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से कॉपी में बना लीजिए, नोट्स बना रहे होंगे तो, और नोट्स बना कर ही पढ़िए। ठीक है, बिना नोट्स बनाए पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। तो इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से बना लीजिए, और मैं जिस चीज़ में गोला मारा हूँ उसी चीज़ को आप नोट करिए, बाकी चीज़ को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन सबसे पहले देख लेते हैं मुख्य जनन अंग। ठीक है, मुख्य जनन अंग में सबसे पहले देखेंगे अपन स्क्रोटम, अंडकोश, या फिर उसी को बोल सकते हैं वृषण कोश। ठीक है, इसके बारे में अपन को देखना है। तो देखिए स्क्रोटम क्या चीज़ है। ठीक है, नर पशु के पीछे वाले जो टांग मतलब पैर जो होते हैं, ठीक है, नर पशु के पीछे वाले जो पैर होते हैं, दोनों पैरों के बीच में जो भाग होता है, खाली भाग होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक थैलेनुमा क्या रहता है, संरचना, स्ट्रक्चर रहता है, बैगनुमा स्ट्रक्चर रहता है, जो क्या कहलाता है तुम्हारा स्क्रोटम। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, स्क्रोटम। ठीक है, जो 2 भागों में विभाजित रहता है। ठीक है, मतलब 1 पेयर होता है। ठीक है, थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है, पहले बताया मैं, और उसी को क्या बोलेंगे, स्क्रोटम। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो टेस्टिस पाया जाता है। ठीक है, तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक लेयर है जो टेस्टिस को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो स्क्रोटम। अब स्क्रोटम में क्या रहता है, तो बहुत सारे स्वेट ग्लैंड रहते हैं। ठीक है, और आपका ऑयल ग्लैंड रहते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, अब वृषण कोश की परतें, ठीक है, जो उसका लेयर है वो किससे बना होता है, तो स्किन ग्लैंड, ठीक है, चर्म ऊतक या फिर चर्म ग्रंथियों से बना होता है। ठीक है, इसका मुख्य रूप से कार्य क्या है, यहीं से ही क्वेश्चन पूछेगा आपको कि मुख्य रूप से इसका काम क्या है, स्क्रोटम किसे कहते हैं और इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य है वृषण को बाहरी आघातों से रक्षा करना। वृषण को होगा। ठीक है, वृषण को बाहरी आघातों से रक्षा करना। ठीक है, सेकंड काम क्या है इसका, तो वृषण के ताप का नियंत्रण करना। ठीक है, वृषण के ताप को नियंत्रण करना, कितना, 2 से 3 डिग्री कम करके रखता है बॉडी टेम्परेचर से। ठीक है, अगर एनिमल का बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड है, 29 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड उसको कम कर रहा है तो कितना हो जाएगा वो, 37 से मतलब 36 से 37, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों करता है स्क्रोटम, ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसमें शुक्र जनन क्रियाएं होती है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, और शुक्राणुओं के निर्माण के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम रहना चाहिए। अगर बॉडी टेम्परेचर पे वो रहे, ठीक है, तो क्या होगा, शुक्राणु अच्छे से नहीं बन पाएगा, या फिर शुक्राणु बनने की क्रिया होगी ही नहीं। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए गर्मियों के दिनों में वातावरण का तापमान बहुत ज़्यादा अधिक गर्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो स्क्रोटम रहता है वो क्या है, ढीला हो जाता है, थोड़ा सा लटक जाता है। ठीक है, और वहीं शीत ऋतु ठंडी के टाइम क्या होता है, वो टाइट हो जाता है। ठीक है, उसका जो मांसपेशी जो होती है वो टाइट हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, स्क्रोटम में 2-3 चीज़ याद रखना है। पहला मैं बोला स्क्रोटम कैसा दिखता है, थैलेनुमा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या रहता है, तो वृषण रहता है, और स्क्रोटम 2 भागों में बटा रहता है। ठीक है, जिसमें 2 वृषण उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब वृषण में कौन कौन से ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो तेल ग्रंथि, और दूसरा है पसीने की ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद वृषण का मुख्य कार्य क्या है, वृषण बोलता हूँ, स्क्रोटम का मुख्य कार्य क्या है, अंडकोश का मुख्य कार्य क्या है, तो वृषण को बाहरी आघातों से बचाना, और दूसरा कार्य क्या है, तो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम करके रखना, किसको, वृषण को, ताकि शुक्राणु जनन हो सके, किसमें, वृषण में। ठीक है, बस इसको याद रखना है आपको वृषण कोश में। ठीक है, उसके बाद मेन जो है, ठीक है, इसको अपन देखते हैं। मेनली अपना फोकस किस में रहेगा, टेस्टिस में। ठीक है, स्क्रोटम में ये 2 पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछेगा भी। ठीक है, उसके बाद अपन टेस्टिस देखते हैं। तो टेस्टिस जो होता है, ठीक है, वृषण नर जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, या फिर महत्वपूर्ण अंग होता है बोल सकते हैं, क्योंकि सारे काम, या फिर बोल सकते हो नर जनन तंत्र का
जो मुख्य कार्य है वो किसके द्वारा होता है, तो वृषण के द्वारा ही होता है। ठीक है, ये चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब वृषण कहाँ पे होता है, तो जाहिर सी बात है स्क्रोटम में होता है, अंडकोश में रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद वृषण जो होती है वो पेयरिंग में होती है, एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी मतलब 2 की संख्या में होगी। ठीक है, और ये किससे जुड़ा रहता है, वृषण रज्जु स्पर्मेटिड कॉर्ड से जुड़ा रहता है। ठीक है, स्क्रोटम के स्पर्मेटिड कॉर्ड के द्वारा कौन जुड़ा रहता है, तो टेस्टिस जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे करके ये रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, टेस्टिस रहता है। ठीक है, ये किससे जुड़ा रहता है, तो यही है स्पर्मेटिड कॉर्ड। ठीक है, यही है क्या, स्पर्मेटिड कॉर्ड। ठीक है, और ये 2 टेस्टिस है जो किसमें है, स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका टेस्टिस कहाँ पे रहता है, कैसे रहता है। ठीक है, अब इसका साइज और शेप का बात करें तो साइज और शेप तो इसका अंडाकार रहता है, लेकिन अगर इसका साइज की बात करें एक बुल में तो 4 से 5 इंच लंबा होता है। ठीक है, 4 to 5 इंच लंबा होता है। ठीक है, उसके बाद आपका 2 से 2.5 इंच क्या होता है, चौड़ा होता है ना। विड्थ इसका कितना होता है, 2 से 2.5, और लेंथ इसका कितना होता है, 4 to 5 इंचेस। ठीक है, अगर इसका वेट की बात करें, ठीक है, इसका वजन की बात करें, वेट इसका बात करें, वजन एक वयस्क में, ठीक है, तो कितना होता है, 500 ग्राम के आसपास इसका वजन रहता है एक वयस्क या फिर एडल्ट बुल में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं बता देता हूँ, स्क्रोटम पीछे वाले दोनों पैरों के बीच में थैलेनुमा आकृति का होता है, जो किसको अंदर में रखता है, तो टेस्टिस को, वृषण को अंदर में रखता है। ठीक है, और ये क्या करता है, मुख्य काम क्या है, तो वृषण को बाहरी आघातों से रक्षा करना और वृषण के ताप का नियंत्रण करना, ताकि वो शुक्राणु जनन क्रिया कर सके। ठीक है, और कितना ताप कम करके रखता है शरीर से, तो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम करके रखता है शरीर से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसका टेस्टिस अपन देखें, टेस्टिस का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, नर जनन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, उसका टेस्टिस किससे जुड़ा रहता है, स्क्रोटम से, तो स्पर्मेटिड कॉर्ड से जुड़ा रहता है। और उसका लंबाई कितना रहता है, लेंथ कितना रहता है, तो 4 से 5 इंच। ठीक है, और अगर उसका विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो कितना रहता है, 2 से 2.5 इंच, 2 to 2.5 इंच। और अगर उसका वेट का बात करें, वजन की बात करें, तो 500 ग्राम के आसपास रहता है एक अडल्ट बुल में। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपन टेस्टिस और स्क्रोटम के बारे में देखें। अब देख लेते हैं टेस्टिस का मुख्य कार्य क्या है, मेन वर्क क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेन फंक्शन इसका है स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन, और दूसरा है मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बनाना। ठीक है, या फिर स्रावित करना। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मेल हार्मोन्स किसको बोलते हैं, तो आपका टेस्टोस्टेरोन को बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, अब उससे पहले अपन एक चीज़ और देख लेते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर 2 सेल पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, 2 सेल तो एक ही रहता है, एपिथेलियल सेल। ठीक है, उसमें एपिथेलियल सेल में भी 2 टाइप्स के होते हैं, पहला है जर्म सेल, ठीक है, और दूसरा है आपका सर्टोली सेल। तो जर्म सेल क्या है, तो जर्म सेल ही क्या होता है, डिवाइड होकर, फ्यूजन होकर क्या करता है, आपका शुक्राणुओं का निर्माण करता है। ठीक है, तो शुक्राणुओं का निर्माण कौन से सेल से होता है, तो जर्म सेल से होता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू है वो। ठीक है, कोशिका नहीं है, ऊतक है, ऊतक। और एपिथेलियल ऊतक में 2 सेल पाया जाता है, जर्म सेल, सर्टोली सेल। जर्म सेल
फ्यूजन के थ्रू या फिर विभाजन के जरिए शुक्राणुओं का निर्माण करता है या फिर शुक्राणुओं में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और सर्टोली सेल क्या करता है, इन्हीं शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, ठीक है। सर्टोली सेल क्या करता है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। तो सर्टोली सेल कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, टेस्टिस में, ठीक है। आपका जर्म सेल कहाँ पाया जाता है, तो टेस्टिस में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फंक्शन अपन देखते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन, ठीक है, और नर हार्मोन का स्रावण करता है कौन, टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस का फंक्शन देख रहे हैं। तो टेस्टिस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। नर जनन हार्मोन किसे कहते हैं, तो टेस्टोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजन, ठीक है, याद रखिएगा, मेनली टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। कहाँ पे श्रावण होता है, टेस्टिस में। शुक्र जनन क्रिया कहाँ पे होती है, टेस्टिस में होती है, ठीक है। तो ये हो गया मुख्य जनन अंग किसका, मेल का, ठीक है। उसके बाद अपन देख लिए, पहला पार्ट देख लिए मुख्य जनन अंग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब देखेंगे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, सहायक जनन अंग किसमें, तो आपका नर जनन तंत्र में, ठीक है। सबसे पहला भाग है एपिडाइडेमिस, अधिवृषणनलिका, ठीक है। एपिडाइडेमिस याद रखिएगा। अब एपिडाइडेमिस क्या है, तो अपन डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, ये जो नली दिख रही है ना, पतली पतली पतली, बहुत पतली पतली एकदम, बहुत, है ना, ये ठीक है। डायग्राम आपको दिख पा रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा। तो ये जो नली है ना, किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर है ये, ठीक है। ये क्या है आपका, टेस्टिस है ये, ठीक है। टेस्टिस के अंदर क्या है, एपिडाइडेमिस है, ठीक है। तो जो ये एपिडाइडेमिस है ना, वो क्या करता है, शुक्राणुओं को जगह प्रदान करता है मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। उसको क्या करता है, जगह प्रदान करता है मूवमेंट करने के लिए, गतिशीलता देने के लिए, ठीक है। तो एपिडाइडेमिस समझ में आया, कहाँ पे रहता है, टेस्टिस के अंदर। अब देखते हैं एपिडाइडेमिस में क्या क्या चीज़ें अपन को पढ़ना है, ठीक है। देखिए, एपिडाइडेमिस क्या है, एक प्रकार का नलिका है, ठीक है। मैं बताया आपको, बहुत ही पतली नलिका है जिसके अंदर शुक्राणु घूमते रहते हैं, ठीक है। और ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ठीक है, जानने की ज़रूरत नहीं है। एपिडाइडेमिस क्या है, कैसा रहता है, वो आपको याद रखना। लंबाई इसकी देख लो, 33 से 35 मीटर, ठीक है, 33 से 35 मीटर, ठीक है। आपका टेस्टिस कितना बड़ा रहता है, इतना बड़ा। और सोचो इसी के अंदर क्या रहता है, एपिडाइडेमिस, उसकी लंबाई कितनी है, तो 33 से 35 मीटर, मजाक नहीं है, ठीक है। बहुत ही पतली, बहुत ज़्यादा पतली होती है ये, ठीक है। ऐसे करके ये पूरा ऐसे करके इसमें अंदर में रहती है, 33 से 35 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है, ठीक है। अगर फीट में बात करें तो 110 से 118 फीट, ठीक है, प्रेजेंट रहती है कहाँ पे, टेस्टिस में, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसका मुख्य कार्य क्या है एपिडाइडेमिस का, तो शुक्राणुओं के परिवहन मतलब मूवमेंट के लिए, शुक्राणुओं का सांद्रण करने के लिए, शुक्राणुओं का संग्रहण करने के लिए, भंडारण करने के लिए, ठीक है। मुख्य काम क्या है इसका, शुक्राणुओं का भंडारण एवं शुक्राणुओं का परिवहन, ये दोनों मुख्य कार्य हैं, ठीक है। ये दोनों को आपको याद रखना है। एपिडाइडेमिस का मुख्य कार्य क्या है, तो शुक्राणुओं को संग्रहण करना और शुक्राणुओं का परिवहन करना, ठीक है। उसके बाद अपन दूसरा देखते हैं वॉस डिफरेंस, ठीक है। वॉसा डिफरेंस जिसको बोलते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं यार, हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी, ठीक है। क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी, ठीक है, शुक्रवाहिनी, ठीक। इसका अगला सिरा किससे जुड़ा रहता है, तो एपिडाइडेमिस से जुड़ा रहेगा, ठीक है। और आगे का जो पिछला सिरा है वो किससे जुड़ा रहेगा, तो यूरिन मतलब मूत्र मार्ग से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, शुक्रवाहक नलिका कहलाती है, जिसमें से होकर क्या होता है, शुक्राणु आगे बढ़ता है, ठीक है।
जब मैथुन क्रिया होती है, ठीक है, मैथुन क्रिया के बाद क्या होता है, वासर एपिडाइडिमिस से टेस्टिस से एपिडाइडिमिस, मतलब एपिडाइडिमिस में क्या रहता है, शुक्राणु रहता है, ठीक है। शुक्राणु फिर कहाँ जाएगा, वासर डिफरेंस में, वासर डिफरेंस के थ्रू कहाँ जाएगा वो, यूरेथ्रा में, समाइनल वेसिकल में, समाइनल वेसिकल के बाद हो जाएगा यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा के बाद हो जाएगा पेनिस में, पेनिस के बाद हो जाएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन में, ठीक है, वेजाइना के थ्रू वो फिर जाएगा सर्विक्स, सर्विक्स से थ्रू फिर हो जाए, सर्विक्स के थ्रू फिर हो जाएगा कहाँ, आपका फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ेगा वो, ठीक है। ये सब चीज़ अपन देखते जाएंगे, पहले इसको देख लेते हैं वासर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो शुक्रवाहक है, ठीक है, शुक्राणुओं को आगे की ओर ले जाने का काम करता है, ठीक है। इसकी जो दीवारें रहती है वो चिकनी रहती है, जाहिर सी बात है चिकनी रहेगी तभी शुक्राणु आगे की ओर बढ़ पाएगा, ठीक है। अब इसकी लंबाई कितनी होती है, महज 3 से 7 इंच की आसपास होती है, ठीक है। वासर डिफरेंस का साइज क्या होता है, लंबाई क्या होता है, लेंथ क्या होता है इसका, 4 to 7 इंचेस होता है, ठीक है। शुक्रवाहक की वीर्य का मुख्य रास्ता है, ठीक है, इसको मुख्य रास्ता बोला जाता है, ठीक है, मैथुन क्रिया के द्वारा इसी रास्ते से क्या होता है, शुक्राणु आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। अगर इस भाग को हम काट दें, ठीक है, काट कर उसको बांध दें तो क्या हो जाएगा, अस्थायी रूप से, मतलब टेम्पररी क्या हो जाएगा, आपका बांझपन आ जाएगा, ठीक है, मतलब अस्थायी बांझपन आ जाता है, उसी को इंग्लिश में अगर बोले तो वॉसेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। तो वॉसेक्टोमी क्रिया कहाँ पे की जाती है, तो वासर डिफरेंस में की जाती है, ठीक है। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। उसके बाद आता है सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है, शुक्रवाहिनी, ठीक है, या शुक्राशय, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी की पुटिका के दोनों ओर एक एक शुक्राशय होते हैं, ठीक है। अपन देख लेते हैं डायग्राम में कहाँ पे होते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है, ये है एक, ये दिख रही है, और ये है एक, ये, ठीक है। ये दोनों क्या रहता है, एक दूसरे, मतलब एक दोनों पास पास में होते हैं, ठीक है। किसके पास में होते हैं, तो वासर डिफरेंस, ठीक है। ये नली क्या है, वासर डिफरेंस है ना, दिख रहा है ना आपको, वासर डिफरेंस को ऐसे करके घेर के रखती है कौन, सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक। सेमाइनल वेसिकल्स कितनी लंबाई इसकी कितनी होती है, 4 इंच के आसपास होती है, मोटाई कितनी होती है, तो 1 इंच के आसपास होती है, ठीक है। इससे एक स्राव होता है जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड का, ठीक है। फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड कहाँ पे मिलता है, वीर्य में, तो मतलब शुक्राणु में, तो कहाँ पे मिलता है, तो आपको सेमाइनल वेसिकल्स याद रखना है। और फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड और वीर्य, फ्रक्टोज, साइट्रिक एसिड और शुक्राणु ही मिलकर क्या बनाते हैं, वीर्य बनाते हैं, वीर्य, ठीक है, ताकि वीर्य को क्या है, पोषण प्रदान हो सके, ठीक है। जो शुक्राणुओं की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं और वीर्य के आयतन को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है भाई, तो सेमाइनल वेसिकल्स से जो फ्रक्टोज और आपका साइट्रिक एसिड निकल रहा है, स्रावित हो रहा है, और कहाँ पे मिल रहा है वो जाकर, तो शुक्राणु मतलब वीर्य में जाके मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इसमें वासर डिफरेंस में वॉसेक्टोमी को याद रखिएगा, एपिडाइडिमिस में संग्राहक परिवहन को याद रखिएगा। उससे पहले टेस्टिस में आपको शुक्रजनन कहाँ पे होता है, टेस्टिस में होता है, ठीक है। और आपका नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है, ये चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। वृषण के अंदर कौन सा भाग रहता है बोलने से, तो एपिडाइडिमिस रहता है, वासर डिफरेंस नहीं रहता, एपिडाइडिमिस रहता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड को अगर डायग्राम में अपन देखें तो एक बार एक नज़र देख लेते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे है भाई, ये, ठीक है, ठीक है, दिख पा रहा है आपको, अच्छे से देखो उसको, फिर आगे अपन देखते हैं, ठीक है। देख लिए प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का देखते हैं क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड, यह ग्रंथि 2 सम्मिलित खंडों वाली होती है, ठीक है, वो 2 भागों में बटी होती है, नहीं दिख रहा है वहाँ पे, लेकिन वो 2 भागों में बटी हुई रहती है, ठीक है। अब कैसे रहती है, क्या रहती है, उसके बारे में अपन देखते हैं। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का मुख्य कार्य क्या है, तो जो वीर्य होता है ना भाई, जो वीर्य होता है उसमें जो विशेष गंध आती है, वीर्य में एक विशेष गंध आती है, तो वो किसके कारण आती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड से एक क्या निकलता है,
म्यूकस या फिर बोल सकते हैं द्रव निकलता है, क्षारीय द्रव निकलता है, जो क्या करता है, विशेष गंध प्रदान करता है और योनि के अम्लीयता को, ठीक है, वीर्य में ये मिल जाता है। जब वीर्य योनि में जाता है तो योनि में क्या रहता है, अम्लीयता बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण शुक्राणु मर जाते हैं। तो उस अम्लीयता को कम करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड से एक क्षारीय द्रव स्रावित होती है, जो जाके कहाँ पे मिल जाती है, वीर्य में। और वो वीर्य फिर जब मादा जनन तंत्र में जाती है, मतलब जाता है, ठीक है, वीर्य जब जाता है मादा जनन तंत्र में तो क्या करता है, योनि की अम्लीयता को कम कर देता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद आता है काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो काउपर्स ग्लैंड किसे कहेंगे, ये भी कहाँ पे पाया जाता है, देख लेते हैं एक नज़र अपन। ये देखिए काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, काउपर्स ग्लैंड ये रहा छोटा सा, ठीक है, ये रहा काउपर्स ग्लैंड। अच्छे से देखिए उसको। ये यहाँ से शुरू हो रहा है ना भाई, ये एपिडाइडमिस, फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वासा डिफरेंस, फिर यहाँ पे आपका समाइनल वेसिकल्स, फिर समाइनल वेसिकल्स से आगे प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर उसके आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए हम, ठीक है, आगे देखते हैं काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। काउपर्स ग्लैंड का क्या कार्य है, तो यह मूत्र मार्ग के दोनों ओर एक एक ग्रंथि के रूप में पाया जाता है, ठीक है। जैसे डायग्राम में देखिए अपन, इसके द्वारा मुकस की भांति एक चिपचिपा द्रव का श्रावण होता है, ठीक है, जो क्या करता है, मूत्र मार्ग को क्या करता है, साफ करता है। जब मैथुन क्रिया हो जाती है तो देखना एनिमल्स क्या करता है, मूत्र विसर्जन करता है, ठीक है, क्या करता है, मूत्र विसर्जन करता है। वो किस कारण होता है, तो यही जो होता है काउपर्स ग्लैंड, वो उसमें क्या करता है, एक द्रव स्रावित करता है, जिसके कारण वो जो नली रहती है ना, वो साफ होती है इससे, ठीक है। तो साफ करने का कार्य कौन कर रहा है, काउपर्स ग्लैंड कर रहा है, ठीक है। किसको, मूत्र मार्ग को, क्योंकि नर जनन तंत्र में एक रहता है कि मूत्र मार्ग और वीर्य निकलने का, दोनों के निकलने का रास्ता एक ही होता है। मादा जनन तंत्र में ऐसा नहीं होता, ठीक है, मूत्र के अलग रहता है और आपका ये अंडाणु निकलने के लिए अलग रास्ता होता है, दो रास्ते होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें नर जनन तंत्र की तो एक ही रास्ता होता है, मूत्र मार्ग के लिए भी, मूत्र के लिए भी और तुम्हारा वीर्य के लिए भी। इसीलिए काउपर्स ग्लैंड क्या करता है, एक स्राव स्रावित करता है, चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है, जो मूत्र के साथ मिलकर, ठीक है, क्या करता है, मूत्र मार्ग को साफ करता है, ठीक। उसके बाद यूरेथ्रा, ठीक है, मूत्र मार्ग, इस मार्ग के द्वारा ही वीर्य एवं मूत्र विसर्जन की क्रियाएं होती हैं, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट अपन देखेंगे पेनिस, ठीक है। तो पेनिस की बात करें तो ये क्या करता है, मैथुन क्रिया में सहायता प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, मैथुन क्रिया के समय यही भाग जो रहता है, मादा जनन तंत्र, मादा जनन अंग, योनि जिसको बोलते हैं, योनि के अंदर जाकर शुक्राणुओं को कहाँ, मतलब छोड़ता है, ठीक है। जिसके कारण फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू फिर क्या बनता है, जायगोट बनता है, जायगोट बनने के बाद फिर वो क्या होता है, यूटेरस में जाकर फिर आगे अपना वो विकास करता है, फिर वहाँ से बनता है नया संतान, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना। तो पेनिस का उतना ज़्यादा बारे में नहीं जानना है अपने को, बस इतना जानना है मैथुन क्रिया में भाग लेता है। और ये कौन से टाइप के ऊतक होते हैं, इसमें इरेक्टाइल टाइप के ऊतक होते हैं, ठीक है, इरेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, इसमें नसें पाए जाते हैं, शिराएँ पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ब्लड भर जाता है, ब्लड भरने के कारण ही वो कैसा हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। इरेक्ट होने के कारण ही फिर उसमें मैथुन क्रिया के लिए उत्तेजना होता है और वो फिर वहाँ से वीर्य को आगे की ओर छोड़ता है, किसमें, मादा जनन तंत्र में, ठीक है। अगर सामान्य अवस्था में देखें तो जो बुल होता है, ठीक है, एक बुल का जो शिश्न होता है, पेनिस जो होता है, एस आकृति का होता है, ठीक है। इरेक्ट होने के बाद वो सीधा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन को याद रखना है। तो यहाँ तक अपन पढ़ चुके नर जनन तंत्र, ठीक है। एक बार अपन क्विक रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक। ये आपका नर जनन तंत्र को दो भागों में बांट दिए हैं, प्राथमिक और मुख्य, ठीक है। जितना भी पढ़े हो कॉपी में नोट किए हो, एक नज़र उसको ध्यान दीजिए,
ठीक है, मैं जितना बोल रहा हूँ उसको क्विक रीजन अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो दो भागों में बांट दिए हैं, प्राथमिक मुख्य, मतलब उसी को मुख्य अंग बोलेंगे, और दूसरा है सहायक अंग, ठीक है। मुख्य अंग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आएगा स्क्रोटम, ठीक है, और आपका टेस्टिस, ठीक है। सहायक अंग में आएगा आपका एपिडाइडेमिस, वॉसर डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, फिर उसके बाद आएगा यूरेथ्रा, उसके बाद आएगा पेनिस, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अपन, डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम के बाद अगर बात करें स्क्रोटम, तो स्क्रोटम में हमको दो तीन चीज़ें याद करना है। स्क्रोटम होता क्या चीज़ है, तो ये थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे पाया जाता है, तो पीछे के। पहला कार्य है वृषण को बाहरी आघातों से रक्षा करना, और दूसरा कार्य है इसका आपका दूसरा कार्य क्या है इसका, तो हाँ, तापमान नियंत्रण करना। शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री वृषण का तापमान को कम करके रखना, ताकि शुक्राणु जनन क्रिया हो सके, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वृषण। तो वृषण में अपन क्या देखें, तो वृषण क्या करता है, मुख्य रूप से क्या है वृषण, दो भागों, मतलब एक जोड़ी रहता है, 2 भागों में रहता है। किसके अंदर रहता है, स्क्रोटम के अंदर रहता है, ठीक है। अब वृषण का मुख्य कार्य क्या है, तो इसमें एक टिश्यू रहता है, एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें 2 सेल पाए जाते हैं, जर्म सेल और आपका सर्टोली सेल। जर्म सेल क्या करता है आपका, तो शुक्राणु विभाजन होकर शुक्राणु बनाता है, और आपका सर्टोली सेल उस शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। अगर इसका मुख्य कार्य देखें तो शुक्र जनन क्रिया करती है, स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, और टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करता है, ठीक है, जिसको नर हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन सहायक जनन अंग की बात करें तो सबसे पहले आएगा एपिडाइडेमिस। एपिडाइडेमिस कहाँ उपस्थित रहता है, तो टेस्टिस में उपस्थित रहता है। इसकी लंबाई 33 से 35 मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसका मुख्य कार्य क्या है एपिडाइडेमिस का, तो शुक्राणुओं का संग्रहण करना और शुक्राणु को परिवहन करना, ठीक है, उसकी गतिशीलता को बनाए रखना, ठीक है। उसके बाद वॉसर डिफरेंस आता है। वॉसर डिफरेंस क्या करता है, शुक्राणुओं को जाने के लिए, आगे की ओर बढ़ने के लिए जगह प्रदान करता है। इसकी लंबाई 4 से 7 इंच के आसपास होता है, ठीक है। और वॉसर डिफरेंस को काट कर अगर बांध दिया जाए तो इसमें अस्थायी रूप से क्या होता है, बांझपन आ जाता है। टेम्पररी अपन उसको स्टेराइल कर सकते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, अगर मेन टर्मिनोलॉजी इसको देखें तो वॉसेक्टोमी बोला जाता है, ठीक है। वॉसेक्टोमी क्रिया कहाँ पे होता है, वॉसर डिफरेंस में होता है। उसके बाद आया सेमाइनल वेसिकल्स आता है। ये 2 जोड़ी रहता है, ठीक है, जो क्या करता है, शुक्राणुओं में या फिर वीर्य में फ्रक्टोज और साइट्रिक एसिड को मिलाता है, ताकि उसका आयतन बढ़ सके और शुक्राणुओं को गतिशीलता मिल सके, उसको पोषण प्राप्त भी हो सके, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या रहता है, जोड़ियों में रहता है, और ये क्या करता है, उसको विशेष गंध प्रदान करता है और क्षारीयता बनाए रखता है, ठीक है, क्योंकि क्षारीय प्रकृति का होता है, उसमें जो द्रव निकलता है प्रोस्टेट ग्लैंड से। उसके बाद आता है आपका काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। काउपर्स ग्लैंड क्या करता है, तो जब मैथुन क्रिया हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, मूत्र के साथ वो निकलता है, गाढ़ा चिपचिपा द्रव रहता है, जो क्या करता है, मूत्र मार्ग को साफ करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यूरेथ्रा, जिसको मूत्र मार्ग बोलते हैं। ये एक ऐसी नली है जहाँ से मूत्र भी निकलता है और आपका वीर्य भी निकलता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका शिश्न, जिसको बोलते हैं पेनिस, जिसका मेन काम एक ही है, मैथुन क्रिया को पूर्ण करना, और मैथुन क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र या फिर योनि में सिक्रेट करना, स्रावित करना, किसको, वीर्य को, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन नर जनन तंत्र को देख लिए, ठीक है। और आगे अपन फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस वीडियो को एक बार 2 बार, जितने बार भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर जो ध्यान से बैठा और ध्यान से पढ़ा होगा उसको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। बाकी आप रिवीजन जितने ज़्यादा करोगे उतना आपको कन्फ्यूज़न दूर होगा। मेरे तरफ से मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इससे सिंपल तरीक़ा से मेरे को नहीं लगता कोई पढ़ा पाएगा, ठीक है। तो मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश किया हूँ, आप अपने तरफ से पूर्ण रूप से मेहनत करिए और घरों में अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।